बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का ये बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइए कि आप किस जगह से जो है वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको कौन सा पहले बनाओ, इधर एक्स एक्सिस, इधर कौन सा वाई एक्सिस, इधर कौन सा जेड एक्सिस। ये प्लेन जो है ना सब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो मिल रहा है तो हम मिला दिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ए पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पर बी पे मिल रहा है और जेड एक्सिस पर सी पे मिल रहा है। ठीक है ना, दिया हुआ है। तो सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 - 2, 3। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहां पर जो है ऐसे देखो, नियम के हिसाब से यहां पर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, 0 0। लेकिन इसको अब ट्रायंगल के नजर से देखो, ABC क्या हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल हो गया तो यहां पर कहता है सेंट्रॉइड, ये क्या हो गया आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपका कितना दिया हुआ, इसको हम लोग सी से नहीं लिखते हैं। मान लो यहाँ पर सेंट्रॉइड को मान लो ऐसे सी से ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर सी पॉइंट ले चुके हैं। इसका कोई भी नाम दे दो, चलो वही नाम देते हो। कितना, 1 - 2, 1 - 2 और 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है ना। अब यहां पर से हमने माना कि जो प्लेन है ए को किस पॉइंट पे का, A, 0 0। ठीक है, इसको B को किस पे, 0, B 0 और C को कितना 0 0 C पे कट करती है या मीट करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां क्या लिखिए, सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर लिखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, लेट। हमने माना प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कितना, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना, A 0 0, B का कितना हो जाएगा 0 B 0 एंड C का कितना हो जाएगा हुआ 0 0 C। यहाँ A के बाद 0 0, यहाँ 0 B 0, यहाँ 0 0 C क्यों लिया है, क्योंकि देखो x एक्सिस पर क्या होगा, x एक्सिस का वैल्यू होगा x y 0, यहाँ पर y एक्सिस पर B है, इसीलिए क्या होगा y का वैल्यू कहाँ आता है, बीच में। यहाँ पर z का वैल्यू कहाँ आता है, C लास्ट में, इसीलिए लास्ट में C लिया, बाकी दोनों 0 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर से मान लो इस वाले ट्रायंगल को हम इसको उठा करके यहाँ पर रख दिए। तो अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रॉइड के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, बोलो सेंट्रॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखो x बराबर कितना, x1 प्लस x2 और प्लस कितना x3/3। ठीक है, अब बोलोगे सर x1 y1 z1 क्या होगा, ये देखो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया z1। ठीक है, ये हो गया आपके पास x2 y2 और z2 और ये वाला हो गया x3 y3 एंड ये हो गया z3। ठीक है, अब आपके पास गिवन क्या है, सेंट्रॉइड। गिवन सेंट्रॉइड कितना है 1 - 2 3, इसका नाम दीजिए x, ये होगा y, ये हो गया z। ठीक है ना। अब देखो x की जगह कितना 1 रखो, x1 कितना हो गया ये x2 0, x3 भी 0, तो यहाँ 0 + 0 अपॉन कितना 3। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 = कितना हो गया a। तो a का वैल्यू फाइनली कितना निकला, 3 निकला। ठीक है ना। फिर चलो y बराबर फिर क्या लिखेंगे, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये किसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड निकालने का। ठीक है ना। आ जाओ, तो y की जगह कितना है, देखो यहाँ पर y की जगह है -2, तो यहाँ हमने -2 लिखा। y1 कितना 0, y2 कितना b, y3 0 अपॉन 3। तो इसको ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, इधर b, तो b का वैल्यू कितना निकला, -6 निकला। ठीक है, अब चलो फिर z बराबर क्या लिखेंगे, z1 + z2 + z3 अपॉन कितना 3। तो z बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ 3 रखिए। z1 कितना, z1 0, z2 भी कितना है 0 और z3 कितना है c अपॉन 3। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 9, इधर तो c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये जो है आपके पास, ये जो प्लेन है आपके पास,
ए बी सी कैसा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बना रहा है। तो अब यहां पर लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो x तो ठीक है, a का वैल्यू देखिए कितना निकाले हम, 3 निकला है, यहाँ 3। y अपॉन b का वैल्यू कितना, -6, तो यहाँ -6 रख दीजिए, प्लस z बाई c का वैल्यू कितना, 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए, इक्वल टू 1, ये इक्वल टू है। बस फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2,3, -1। ठीक है ना, मतलब एक लाइन है, सॉरी एक प्लेन है जो किसी पॉइंट P से मान लो पास कर रहा है, कहां से, 1 2 3, तो यहाँ पर दे दीजिए 1 2 3 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से पास कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है, एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन, इस पर, इसका तो पहले ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल। ठीक है ना, एक लाइन हाँ जो इस पे परपेंडिकुलर है, ये हो गया लाइन। ठीक है ना, इस पे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो, 2 3 -4 दिया हुआ है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, कैसे हुआ, कहाँ गया, मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर इस पे। ठीक है ना, अगर इसके साथ ही हमारे पास, कहाँ गया भाई, कुछ और नहीं है, एक मिनट रुक जा, कुछ दिखाते हैं। देखो ये बोर्ड हो गया आपका, क्या प्लेन हो गया, इस पे ये नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एक लाइन और है, ये लाइन मान लो, क्या ये लाइन, ठीक है, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो कहीं पे परपेंडिकुलर दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, ऐसे थोड़े परपेंडिकुलर हो, यहाँ होगा परपेंडिकुलर, कहीं पर भी परपेंडिकुलर रखोगे तो ये नॉर्मल, देखो नॉर्मल, ये वाला जो पेन, ये लाइन है, हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा, इस लाइन का डायरेक्शन होगा, वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो इसको फेंको, काम खत्म इसका। ठीक है, अब आ जाओ, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहां पर पहले लिखो, जो ये लाइन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा लाइन, कितना दिया हुआ, 2, 3, -4। ठीक है, अभी जो लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, नॉर्मल के। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो ही हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या, नॉर्मल, कितना, ये भी तो ये होगा 2 3 -4। इसका मतलब जो पहले वाला है उसका नाम A दो, ये क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ठीक है ना, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए याद करो क्या लिखे थे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस कितना b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस कितना c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0 लिखा है। ठीक है, और जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये कहां से पास कर रहा है, देखो लिखिए, इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, 1 2 3, ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया z1। ठीक है, a की जगह कितना रखोगे, यहाँ 2 रखेंगे, x माइनस x1 की जगह 1 रखिए, प्लस b का वैल्यू कितना है 3, y माइनस y1 की जगह 2 रखिए, प्लस c की जगह कितना -4 और z माइनस z1 कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2 3y -6 -4z अब प्लस कितना 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, यहाँ पर कितना हो गया 6 2 8 -8 प्लस 12, तो प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 4 इसको 0। लेकिन साथ में कहता है वेक्टर इक्वेशन भी निकालिए। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या बताए थे, वेक्टर के फॉर्म में होगा। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा आपके पास, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, यही हम लोग लाइन में भी बताए थे। अब लेकिन वेक्टर इक्वेशन तो हम पढ़े तो नहीं है, वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए कार्टेशियन को हम लोग वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ सिर्फ लिखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है ना, यहाँ पर इस वाले टर्म में यहाँ पहले आप यहाँ लिखिए आर डॉट लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x है, x के जगह पर आई, y के जगह पर j और z के जगह पर k रखिए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ कितना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 2i, उसके बाद कितना प्लस 3j, उसके बाद माइनस 4k, ठीक है ना। इधर प्लस 4 जैसे है इसको वैसे ही लिख दीजिए, अब बराबर में 0। ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आप ये भी सीख गए कि वेक्टर कार्टेशियन से वेक्टर में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आर डॉट लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ जो है x के जगह पर i, y के जगह पर j और z के जगह पर k वेक्टर लगाएंगे, ब्रैकेट बंद, यहाँ जैसे रहेगा वैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल वेक्टर इक्वेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानिए कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि दे चुका था तो हमें इसे वेक्टर में चेंज करना था, हमने यहाँ पर इसको चेंज करके दिखा दिए, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन में है O be the origin and P 1, 2, -3 be given points, then find the equation of the plane passing through the P and perpendicular to OP। मतलब ना देखो फिर से एक प्लेन है, ठीक है ना। नॉर्मल इस पे क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ये तो नॉर्मल हो गया, और ये आपका क्या हो गया प्लेन हो गया, ठीक है ना। यहाँ जो है पॉइंट, ये जो प्लेन है ये कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट P यहाँ पर होगा 1, 2 और -3, राइट। OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन पर। यहाँ पर जो है OP परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन पर। यहाँ पर दीजिए O और यहाँ पर क्या हो गया P, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और नॉर्मल, इसको नॉर्मल मत मानो, नॉर्मल एक अलग से मान लीजिए, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो अब चूंकि O है आपके पास क्या ओरिजिन, तो 0, 0, ठीक है। अब देखो OP परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन पर, तो नॉर्मल ऑलरेडी क्या होता है इस पे परपेंडिकुलर ही होता है। तो OP और ये जो नॉर्मल आपस में क्या हो गया पैरेलल, तो OP और ये नॉर्मल दोनों क्या है लाइन है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन बताए थे, क्या कंडीशन बताए थे, देखो यहाँ से कि दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। कैसे, ये वाला फॉर्मूला बताओ। ये हो गया आपके पास लाइन 1, क्या पढ़े थे, R बराबर R1 अब प्लस कितना लैम्डा m, और लाइन 2 R बराबर कितना R2 अब प्लस म्यू m। मतलब जब ये लैम्डा और म्यू का अगर कोफिशिएंट वाला वेक्टर अगर सेम हो जाएगा, m वेक्टर होगा यहाँ पर सेम होगा ये दोनों, तो हमारा दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। तो यही m वेक्टर से हमारा क्या निकलता है, डायरेक्शन रेशियो होता है जिस लाइन का, उसी से तो m निकालता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, सिंपल सा, इतना कहानी मत याद रखो, सीधे याद रखना है दो लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम, बस फटक से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। OP जो है परपेंडिकुलर किस पर है, नॉर्मल प्लेन पर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि OP पैरेलल होगा किस पे, नॉर्मल के, ठीक है। तो इसका दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, पहले OP निकालो। तो OP का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, बोलो x2 - x1, तो 1 - 0 कितना होगा 1 - 0, फिर कितना 2 - 0, अरे माइनस करके निकालते हैं ना दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो, फिर -3 - 0, ये कितना 1, 2, -3, ठीक है। अब जो डायरेक्शन रेशियो OP का होगा वही डायरेक्शन रेशियो किसका होगा, नॉर्मल का होगा। तो अब यहाँ लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, नॉर्मल, कितना A, इसका नाम A दिए, इसका नाम B दे दो और इसका नाम C दे दो, ठीक है। अब लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, किसी एक पॉइंट से पास करता है तो x - x1 प्लस b इंटू y - y1 प्लस c इंटू z - z1 बराबर में कितना 0, ठीक है। अब ये कहां से पास कर रहा है, पॉइंट P से, तो यहाँ लिखिए इट इज
पासिंग थ्रू पॉइंट P 1 2 और -3, ये हो गया कौन सा x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1। ठीक है, ये सब हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में इसको मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो a की जगह कितना 1, तो यहां पर आप 1 पुट कीजिए। x माइनस कितना x1, x1 की जगह पर कितना होगा 1, अब प्लस कितना है इधर b की जगह 2, y माइनस y1, y1 की जगह कितना इधर 2 है, यहाँ 2 लिखिए। प्लस कितना है भाई इधर c का वैल्यू -3, तो यहाँ -3 लिखिए। और z माइनस z1 की जगह कितना -3, ये +3 i इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, सबको सॉल्व करो, तो ये 1 से करोगे तो x माइनस 1 प्लस 2y -4 -3z -9 बराबर 0। x प्लस 2y -3z को पहले लिख लीजिए, यहाँ 9 -10 माइनस कितना 4, तो -14 इज इक्वल टू 0। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार बुक उल्टा करके आंसर मिला, x प्लस 2y -3z -14 बराबर 0 है, नहीं है तो काट के इतना लिख दो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ऐसे भी आपका एक्सरसाइज 28 का ये समाप्त हो गया है, आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन सब हम बताएं ना, इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वेक्टर और 3D इस दोनों को जो है ना आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में जो है ना, या किसी भी एग्जाम में जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब 3D को पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे के बीच में जो है ना, ये ऐसा मानना है, और यहाँ पर जो नहीं है ना, इस पे और इसमें पीछे दिमाग में इसको जो है ना बैठा के रखो तो बहुत भारी होता है। भारी क्या होता है, 5 किलो का 10 किलो का है, नहीं ना, इसके लिए भारी होगा जो वेक्टर सही से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।